नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वीके स्टडी T8 में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 के पॉलिटी चैप्टर नंबर 2 विविधता एवं भेदभाव के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या है विविधता एवं भेदभाव में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें, यही आपसे मेरी कामना रहता है। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पिछले पाठ में आपने विविधता के बारे में पढ़ा। कई बार जो लोग दूसरों से अलग होते हैं उन्हें चिढ़ाया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है या फिर उन्हें कई गतिविधियों या समूहों में शामिल नहीं किया जाता है। अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो हमें दुख होता है, गुस्सा आता है और हम असहाय महसूस करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इस पाठ में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसी अनुभव हमारे समाज से और हमारे आसपास मौजूद असमानताओं से कैसे जुड़े हुए हैं। आगे देखते हैं। हम क्या हैं और हम कैसे हैं, यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव मनाते हैं, इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और उसके इतिहास का असर रहता है। अगर आप संक्षेप में ही निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें तो भी यह अंदाज़ा लग जाएगा कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है। संसार में 8 मुख्य धर्म हैं। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं। यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं जो लोग की मातृभाषाएं हैं। यहाँ 100 से भी अधिक तरह के नृत्य किए जाते हैं। यह विविधता, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, यह विविधता हमेशा खुश होने के कारण नहीं बनती। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारे तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं तो हमें वे बहुत अजीब और अपरिचित लग सकते हैं। कई बार हम समझ ही नहीं पाते या जान ही नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों हैं। लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं। इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह दिखते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी एवं सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वालों की तरह दिखते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं तो उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, तो यह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। यानी पूर्वाग्रह का डिफिनेशन यहाँ से निकल कर आ रही हैं। तो आप इसे कॉपी कलम लेकर के अगर बैठे हैं तो आप नोट कर सकते हैं इसके बारे में। ज़्यादातर यह राय नकारात्मक होती हैं। जैसा कि कथनों में दिया गया है, लोगों का आलसी या कंजूस मानना भी पूर्वाग्रह है। नेक्स्ट पैराग्राफ। जब हम यह सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा है और सही है तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते जो उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषा महत्वपूर्ण नहीं है तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। परिणाम स्वरूप हम उन लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ने से पहले हम इस डब्बा वाले भाग को पढ़ लेते हैं। इस डब्बा वाले भाग में क्या है, पूर्वाग्रह से रिलेटेड कुछ पॉइंट दिए हैं। इस पॉइंट को देखते हैं। उन कथनों को देखिए जो आपको ग्रामीण एवं शहरी लोगों के बारे में सही लगे। जिन कथनों से आप सहमत हैं उन पर निशान लगाइए। क्या आपके दिमाग में ग्रामीण या शहरी लोगों को लेकर किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह हैं? क्या दूसरे लोगों के दिमाग में भी ये पूर्वाग्रह हैं? लोगों के दिमाग में ये पूर्वाग्रह क्या होते हैं? जिन पूर्वाग्रहों को आपने अपने आसपास महसूस किया है उनकी एक सूची बनाइए। ये पूर्वाग्रह लोगों के व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं उनके बारे में उनको दिखाइए। अब ग्रामीण लोगों के बारे में कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। आधे से ज़्यादा भारतीय गांव में रहते हैं। आपको बॉक्स वाले भाग में
टिक करने की आवश्यकता है। तो आप इसको अपने अपने राय के अनुसार अपना टिक कर सकते हैं। इसका जवाब हो सके तो कमेंट बॉक्स में आप देने का प्रयास करें। हम एक बार पढ़ लेते हैं। सेकंड बॉक्स है, गांव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते हैं। यस और नो, या फिर टिक आप क्रॉस या साइन, राइट साइन का लगा सकते हैं। फसल की बुआई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटे तक काम करते हैं। इसमें भी आप वही कर सकते हैं। ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरण करने को बाध्य होते हैं, जो कि सही ही है। शहरी लोग के बारे में क्या परसेप्शन है उसके बारे में देखते हैं। शहरी जीवन बड़ा आसान होता है। यहाँ के लोग बिगड़े हुए और असली आलसी होते हैं। सेकंड बॉक्स है, शहरों में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। थर्ड बॉक्स है, शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। फोर्थ बॉक्स है, शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ता है। लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए और आने जाने में खर्च हो जाता है। अब इस पैराग्राफ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकती हैं। लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र से वे आते हैं, जिस तरह से वे बोलते हैं, जैसे कपड़े वे पहनते हैं, इत्यादि। नेक्स्ट पेज देखते हैं। अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। लड़के और लड़कियों में भेदभाव के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लड़के और लड़की के में भेदभाव। समाज में लड़के और लड़कियां में कई तरह से भेदभाव किया जाता है। हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। एक लड़का या एक लड़की होने का अर्थ क्या होता है? आप में से कई लोग कहेंगे कि हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, हम तो ऐसे ही होता हैं। इसमें सोचने वाली क्या बात है? आइए देखें क्या सच्चाई है इसके बारे में। तो देखते हैं। इस बॉक्स को देख लेते हैं। नीचे दिए गए कथनों की सूची में से तालिका को भरिए। अपने उत्तर के कारणों पर चर्चा भी कीजिए अपने दोस्तों और सबके साथ। वे बहुत ही सुशील हैं, तो लड़का या लड़की दोनों हो सकते हैं जी। उनका बात करने का तरीका बड़ा सौम्य और मधुर है, ये लड़की लड़का भी हो सकते हैं। वे शरारती हैं, वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ हैं, वे नृत्य करने और चित्रकारी में निपुण हैं। वे रोते नहीं हैं तो कौन? लड़का बहुत कम रोते हैं, लड़की अधिक रोती। वे उद्यमी हैं, तो आज का ये परसेप्शन हट चुका है, आज लड़की भी उद्यमी हो सकते हैं। वे खेल में निपुण हैं, वे खाना पकाने में निपुण हैं, तो ये खाना पकाने में निपुण हैं। आज का परसेप्शन यह भी थोड़ा हमारा गलत हो सकता है, क्योंकि आजकल लड़का भी खाना बनाते हैं, लेकिन अधिकांशतः लड़कियां में ये फिट होते हैं। वे भावुक हैं, तो अपना इस पर आप अपना राय दे सकते हैं। इसमें किसी एक का राय के बारे में नहीं बात किया गया है। चलिए इस डब्बा वाले भाग में क्या क्या है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, जैसे यहाँ मैं लंगड़ाता हूँ, मेरी बोली लड़खड़ाती है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ। कभी मैं उदास हो जाता हूँ तो कभी दुखी लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। यह नई बात नहीं, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। इसको सोचने वाली बात, इस पॉइंट पर आप सोच सकते हैं। सच में ऐसा होता है अपने समाजों में। तुम दूसरों से कितनी अलग दिखती हो, यह भी इस पॉइंट पर भी आप सोच सकते हैं। मैं एक इंसान हूँ, मुझे शर्म आती है, पूरी आँखों से मैं छिप जाना चाहता हूँ। आगे देखते हैं। क्या उसका दिमाग सही है? यहाँ पर लिखा, सिर्फ इसलिए कि मेरी टांगें डगमगाती हैं। लोग सोचते हैं कि मेरा दिमाग भी डगमगाता है। इस डब्बे वाले भाग को देखते हैं। इस डब्बे वाले भाग में क्या है? ऊपर के चित्रों में जो बच्चे हैं उन्हें पहले विकलांग कहा जाता है। इस शब्द को बदलकर आज उनके लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वे हैं खास ज़रूरतें वाले बच्चे, यानी खास ज़रूरतों वाले बच्चे। उनके बारे में लोगों के पूर्वाग्रहों को यहाँ बड़े अक्षरों में दिया गया है।
साथ में उनकी अपनी भावनाएं और विचार भी दिए गए हैं। ये बच्चे अपने से जुड़ी रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में क्या कह रहे हैं और क्यों, इस पर चर्चा कीजिए। इस रूढ़िवादी विचारधाराओं के बारे में आपकी राय में क्या खास ज़रूरतों वाले बच्चों को समान स्कूल में पढ़ना चाहिए, हाँ, या उनके लिए अलग स्कूल होने चाहिए? अपने जवाब के पक्ष में तर्क दीजिए। यहाँ से पढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज के पैराग्राफ फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। अगर हम इस कथन को लेके वे रोते नहीं हैं तो आप देखेंगे कि वह गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती है तो वे माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य अक्सर यह कहकर चुप कराते हैं कि रो मत, तुम तो लड़के हो, लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वे यह विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। सेकंड पैराग्राफ में किस परसेप्शन को बारे में बात किया गया है। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए भी तो वह अपने आप को रोक लेता है। लड़का यह मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है। हालांकि लड़कों और लड़कियों दोनों कभी कभी रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा आए या दर्द हो। लेकिन बड़े होने पर लड़के सीख जाते हैं या अपने को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाए या उसका मजाक बनाएंगे। ये बहुत ही शर्मनाक वाली बात है। क्यों नहीं रो सकता है? अगर रोने वाले वहाँ पर परसेप्शन आ जाएगा तो। चलिए इस डिब्बा वाले भाग को लास्ट में पढ़ लेंगे इस पेज के। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसलिए वह दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेता है। सेकंड पैराग्राफ। हम लगातार यह सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती हैं। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़कों और लड़कियों को उसी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना, यानी रूढ़िबद्ध धारणाएं बनता कैसे हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जब हम सभी लोग को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। यानी रूढ़िबद्ध धारणा की डिफिनेशन यहाँ से यहाँ तक में मिल जाएगा आपको। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। हम देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल ही जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं। पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती हैं। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं जो दूसरों से अलग हैं। रूढ़िवाद धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जर लेती हैं। जैसे माना जाता है था कि हवाई जहाज़ उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती। इन धारणाओं का असर यहीं से है। असर हम सब पर पड़ता है। कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनको करने की काबिलियत शायद हमें हो। अब हम लोग देखते हैं असमानता एवं भेदभाव। इनको देखने से पहले हम इस डब्बे वाले भाग को एक बार पढ़ लेते हैं। इस डब्बे वाले भाग में क्या है? वे कोमल एवं मृदु स्वभाव की हैं, वे बहुत ही सुशील हैं। ऐसे कथनों को लेकर उन पर चर्चा कीजिए कि ये कैसे केवल लड़कियों पर लागू किए जाते हैं। क्या लड़कियों में ये गुण जन्म से ही होते हैं या वे ऐसे व्यवहार समाज से सीखती हैं? आपकी उन लड़कियों के बारे में क्या राय है जो कोमल एवं मृदु स्वभाव की नहीं होती हैं और वे शरारती होते हैं?
अपना राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अब इस डब्बे वाले भाग को पढ़ लेते हैं। जब डब्बे वाले भाग को ही शुरुआत किए हैं तो उसके बाद यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट कर देंगे। कुछ मुसलमानों के बारे में यह आम रूढ़िबद्ध धारणा है कि वे लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते हैं, इसलिए उन्हें स्कूल नहीं भेजते, जबकि अध्ययन यह दिखा रहे हैं कि मुसलमानों की गरीबी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। गरीबी की वजह से ही वे लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं या स्कूल से जल्दी निकाल लेते हैं। सेकंड पैराग्राफ देखते हैं डब्बा वाले भाग में। जहाँ पर भी गरीबी यानी गरीबों तक शिक्षा पहुँचाने का लिए प्रयास किए गए हैं, वहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने में रुचि दिखाई। उदाहरण के तौर पर केरल में स्कूल प्रायः घर के पास हैं। सरकारी बस की सुविधा बहुत अच्छी है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों को स्कूल पहुंचने में मदद मिलती है। उनमें 60% से ज़्यादा महिला शिक्षक हैं। इन सभी कारकों ने बहुत सारे गरीब परिवार के बच्चों को स्कूल जाने में मदद की है, जिनमें मुसलमान लड़कियां भी शामिल हैं। थर्ड पैराग्राफ डब्बा वाले भाग में देखते हैं क्या है। दूसरे राज्यों में जहां ऐसे प्रयास नहीं किए गए, वहां गरीब परिवारों के बच्चों को स्कूल जाने में मुश्किल आती हैं, चाहे वे मुसलमान हो, जनजातीय हो या अनुसूचित जाति के हो। जाहिर है कि मुसलमान लड़कियों की स्कूल से गैर हाजिरी का कारण धर्म नहीं गरीबी है। सही बात है, ऐसा परसेप्शन बना लेते हैं लोग, पर नहीं बनाना चाहिए। चलिए दोस्तों देखते हैं असमानता एवं भेदभाव के बारे में हम लोग जानते हैं। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते हैं, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते हैं और दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते हैं, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। सेकंड पैराग्राफ में क्या है। भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। आप याद करें कि पिछले पाठ में समीर 1 और समीर 2 एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था। यह विविधता का एक पहलू है, पर यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं। दोनों समीरों में से एक और अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि का था। समीर 2 गरीब विधवा का पहलू नहीं है। विविधता का पहलू नहीं है। क्या है? समीर 2 गरीब, यह विविधता का पहलू नहीं है, यह तो असमानता है। बहुत लोगों के पास अपने खाने और कपड़े और घर की मूल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते हैं। इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं इस पेज में। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण कि वे उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता है। ऊपर से यदि वे गरीब हैं और उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साधन नहीं हैं, तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोगों, धार्मिक समूहों और ख़ास क्षेत्रों के लोगों को करना पड़ता है। चलिए दोस्तों इस डब्बे वाले भाग को देख लेते हैं, या फिर पहले इस पैराग्राफ नीचे वाले को देख लेते हैं, उसके बाद डब्बा वाले भाग को देखेंगे। भेदभाव का नेक्स्ट टॉपिक है भेदभाव का सामना करने पर क्या होता है, उसके बारे में नीचे दिया गया है, डिक्टेट किया गया है। चलिए पढ़ते हैं क्या है। अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं, जैसे पढ़ाना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बढ़ई गिरी, खेती एवं बुनाई इत्यादि। लेकिन कुछ कामों को दूसरे के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में कम महत्व का माना जाता है।
इसलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उनको गंदा और अपवित्र माना जाता है। यह जाति व्यवस्था का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है। जाति व्यवस्था में लोगों के समूहों को एक तरह की सीढ़ी के रूप में रखा गया, जिसमें एक जाति दूसरी जाति के ऊपर या नीचे थी, जिन्होंने अपने आप को इस सीढ़ी में सबसे ऊपर रखा, उन्होंने अपने को ऊंची जाति का और उत्कृष्ट कहा। जिन समूहों को इस सीढ़ी के तले में रखा गया उनको अछूत और अयोग्य कहा गया। जाति प्रथा के नियम एकदम निश्चित थे। इन अछूतों को दिए गए काम के अलावा और कोई काम करने की इजाज़त नहीं थी। उदाहरण के लिए कुछ समूहों को सिर्फ कचरा उठाने और मरे हुए जानवरों को गांव से हटाने की इजाज़त थी। उन्हें ऊंची जाति के लोगों के घर में घुसने, गांव के कुएं से पानी लेने और यहाँ तक कि मंदिर में घुसने की इजाज़त नहीं थी। उनके बच्चे दूसरी जाति के बच्चों के साथ स्कूल में बैठ नहीं सकते थे। इस ऊंची जाति के लोगों को जो अधिकार हासिल था उसे उन्होंने तथाकथित अछूतों को वंचित रखा। चलिए दोस्तों, पहले इस डब्बे वाले भाग को देख लेते हैं। इस डब्बे वाले भाग को नहीं पढ़े हैं। दलित वह शब्द हैं जो नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब है जिन्हें दबाया गया, कुचला गया। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव ने दलित लोगों को दबाकर रखा है। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। बहुत ही अच्छी बात इससे पॉइंट्स निकल के आ रहा है। नेक्स्ट डब्बा वाले भाग को देखते हैं। इस डब्बा वाले भाग में क्या है? रूढ़िबद्ध धारणाओं एवं भेदभाव में क्या अंतर है? रूढ़िबद्ध धारणाओं और भेदभाव में क्या अंतर है? आप इसको अपने कॉपी में लिख सकते हैं। इसका आंसर आपके अनुसार जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है उसे कैसे महसूस होता होगा? अपने शब्दों में आप खुद महसूस करके लिख सकते हैं इसके बारे में। अगले पृष्ठ पर हम यह देखेंगे कि कैसे भारत की एक मशहूर हस्ती को भेदभाव का सामना करना पड़ा था। यह भाग हमें यह समझने में मदद करेगा कि कैसे जाति की तरह बहुत बड़ी संख्या में लोग भेदभाव के शिकार हुए। भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में लिखा है। यह अनुभव उनको 1901 में हुआ था, जब वे केवल 9 साल के थे। वे महाराष्ट्र में, चलिए देख लेते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में कुछ परसेप्शन यहाँ पे हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1891 से 1956 यानी 1891 में उसका जन्म हुआ था और 1956 में उसकी मृत्यु हो गई। को भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका महार जाति में जन्म हुआ था जो अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास ज़मीन नहीं थी और उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। सेकंड पैराग्राफ देखते हैं अम्बेडकर जी के बारे में। अम्बेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों से अलग अलग तरह के सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाएँ। थर्ड पैराग्राफ देखते हैं। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए जो कई प्रयास किए जा रहे थे उनका अम्बेडकर ने नेतृत्व किया। उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको समान निगाह से देखे। जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के
खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो, ना कि कुछ ही लोगों की। चलिए दोस्तों, अब यहाँ से देखते हैं। कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। बड़ी देर हमने इंतज़ार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गए। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे जो हमने दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए थे। हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना था और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुँच पाया था और हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुँचते हैं। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़ों और बोली से कोई भी यह अंदाज़ नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे थे। निश्चय ही रेलवे स्टेशन मास्टर को यह लगा कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं और वे हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुए, जैसा कि हिंदुओं में होता ही है। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं, तो बिना एक ही पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। बम्बई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था। उनको एकदम से धक्का लगा, वे भौचक्के रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देख लिया कि एक अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई थी। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना वे अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बीत गए। सूरज बिल्कुल छिप सा गया था। पिताजी आए नहीं थे और ना ही उनका नौकर, और अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए। हम काफ़ी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी, उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ने ले ली थी। सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौट कर आए तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। तो हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती है तो हम कोरेगांव जा सकते हैं। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं है तो हम फ़ौरन निकलना चाहते थे। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जो जवाब दिया था कि हम महार हैं, उसका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। हम दुगना किराए देने को तैयार थे, पर हमें एहसास हुआ कि बात पैसे से नहीं बन सकती। स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ीवानों से मोल तोल कर रहे थे, चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। यह इसका सोर्स है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेज, खंड 12, संपादक बसंत मून, बम्बई शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। चलिए इस डब्बे वाले भाग को देखते हैं। इस डब्बे वाले भाग में क्या, पहले इस टॉपिक को ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पर टॉपिक ख़त्म हो रहा है। कल्पना करके देखिए कि यह कितना मुश्किल होगा अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने ना दिया जाए। यह कितना अपमानजनक और दुखदाई होगा अगर लोग आपसे दूर दूर रहे, आपको छूने से मना करें और आपको पानी ना पीने दे। यह छोटी सी घटना दिखाती है कि कैसे गाड़ी से एक से दूसरी जगह जाने के साधारण काम की सुविधा भी इन बच्चों के पास नहीं थी, जबकि वे पैसा दे सकते थे। स्टेशन के सभी गाड़ीवानों ने बच्चों को ले जाने से मना कर दिया। उन्होंने बच्चों के साथ भेदभाव भरा व्यवहार किया। इस कहानी से यह बिल्कुल साफ है कि जाति पर आधारित भेदभाव न केवल दलितों को कई गतिविधियों से वंचित रखता है, बल्कि वह उन्हें आदर और सम्मान भी नहीं मिलने देते जो दूसरों को मिलता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इस डब्बा वाले भाग को, स्टार पॉइंट को देख लेते हैं। फर्स्ट स्टार पॉइंट है, बच्चे पैसा देने को तैयार थे, फिर भी गाड़ीवानों ने उन्हें ले जाने से मना क्यों कर दिया। इसके बारे में आप अपना राय रख सकते हैं। सेकेंड स्टार पॉइंट है, स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के साथ कैसे भेदभाव किया। इनके बारे में किसी सोर्स से पता करके आप बता सकते हैं, आप अपना परसेप्शन रख सकते हैं। थर्ड स्टार है,
महार होने का पता चलने पर स्टेशन मास्टर की जो प्रतिक्रिया हुई थी उसे देखकर बचपन में अंबेडकर को कैसे लगा होगा, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो यह भी अपने इस प्रश्न पर बैठकर सोचकर अपना विचार रख सकते हैं। फोर्थ स्टार्ट हैं, क्या आपको कभी अपने प्रति लोगों के पूर्वाग्रह का अनुभव हुआ है, या आपने दूसरों के प्रति भेदभाव भरे व्यवहार को देखा है? उससे आपको कैसे महसूस हुआ? आप अपना राय रख सकते हैं इस पर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट है, समानता के लिए संघर्ष। समानता के लिए क्या क्या संघर्ष करना पड़ता है, क्या क्या संघर्ष हुआ है, उन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलितों, औरतों, जनजाति लोगों और किसानों ने अपने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। सेकंड पैराग्राफ है, जैसा कि पहले भी बात हुई, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की, जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है तो वह महिला भी चाहती थी कि हमें भी शिक्षा का अधिकार मिले, वैसे उन्हें भी अधिकार मिले। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ और एक राष्ट्र बना तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया। कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्सा थे, जैसे डॉक्टर अंबेडकर। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त हैं। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा गया और इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हैं। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली थी कि वह गरीबों और मुख्य धारा से अलग थलग पड़ गए समुदायों को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाएं। नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या है, संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मानने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी। इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म को पालन करते हैं। इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है कि यह पाठ इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने, इसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत ज़रूरी हैं। नेक्स्ट पेज देखते हैं। ये संविधान का पहला पेज है दोस्तों, इसको आप देखें। इससे बहुत सारे कलाकृतियाँ किया गया है। इसके नीचे क्या लिखा है, संविधान का पहला पृष्ठ, जिसमें स्पष्ट कहा गया कि सभी भारतीयों को समान प्रतिष्ठा और समान अवसर प्राप्त हैं। वाह, बहुत अच्छी चीज। अभ्यास
करके देखते हैं। अभ्यास देखते हैं दोस्तों क्या है। निम्नलिखित कथनों का मेल कराइए रूढ़िबद्ध धारणाओं को। चलिए दोस्तों, यहाँ पर यह चैप्टर ख़त्म हो चुका है। दोस्तों, आप सभी से आग्रह है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। जो भी इसमें क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन का जवाब भी देने का प्रयास करें अपना कमेंट बॉक्स में। #BKStudy88 दे करके अपना जवाब दें। जय हिंद।